नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डी ट्रिपल एस वी ग्रेड 2 का पेपर, जो कि आपका 18 जुलाई 2019 को कंडक्ट हुआ था और ये शिफ्ट 1 का पेपर है। और इस पेपर में हम देखने वाले हैं आपके हिंदी के 40 क्वेश्चन। और आपको पता ही होगा कि इस पेपर में डी ट्रिपल एस वी जो ग्रेड 2 का पेपर होता है, हिंदी को 2 पार्ट में पूछता है। 20 क्वेश्चन का एक पोर्शन होता है, 20 क्वेश्चन का एक पोर्शन होता है, यानी कि टोटल आपके 40 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम इस 18 जुलाई 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था, उसमें हम हिंदी के जो 40 क्वेश्चन आए थे उन सबको आज देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि कटोरा कैसा शब्द है। कटोरा बताना था आपको कैसा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका देशज है। ना ही विदेशी होगा, ना ही तद्भव होगा, ना ही तत्सम होगा। तो ये आपका देशज शब्द है। यहाँ इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। कटोरा शब्द देशज शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं, यानी कि जिनकी उत्पत्ति आपकी आम भाषा में हुई होती है। ठीक है, गांव देहात की भाषा में, जैसे तेंदुआ, खिड़की, चिड़िया, लोटा आदि। तो ये सारे आपके देशज शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको बताना, तद्भव बताना है आपको। आश्चर्य नहीं होगा, आखेट नहीं होगा, अमृत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अदरक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अचरज तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है आपका आश्चर्य। अहेर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है आखेट। और अम्यय जो है एक आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है आपका अमृत। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। बोलता है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको यहाँ बताना है कि तत्सम कौन सा है। छत, छाता, छेद या फिर छाया। तो ऑप्शन नंबर डी छाया यहाँ पे आपका ठीक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसने छत का बता रखा है आपका छत्र, तत्सम शब्द हो जाएगा। छेद का बता रखा है छिद्र और छाता का बता रखा है छत्र। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में आपका ऑप्शन नंबर डी तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है कि निम्न में से शुद्ध बरतनी वाला शब्द है। तो शुद्ध बरतनी वाला शब्द आपका ना ही ये होगा, ना ये होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिध्वनि। तो दिए गए विकल्पों में प्रतिध्वनि की वर्तनी शुद्ध है। अन्य सभी विकल्प की वर्तनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण और असंगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोलता है कि कुल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो आपको इन दोनों का अर्थ बताना है कि कौन सा ऑप्शन में इसके अर्थ होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस वाले कुल का मतलब होता है वंश और इसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, तो कुल का मतलब इसका अर्थ है वंश या सब या योग, यानी कि टोटल भी इसका मतलब होता है। और कुल का मतलब होता है, इसका अर्थ है नदी का किनारा या तट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोलता है कि सफाई किस प्रकार की संज्ञा है। तो सफाई को आप अनुभव करते हो, ठीक है, महसूस करते हो। ना ही ये कोई व्यक्ति होता, ना ही किसी की जाति होती, ना ही ये कोई पदार्थ होता। तो ये भाववाचक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बता भी रखा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, स्वभाव या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, पंडिताई और अपनापन और मिठास आदि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोलता है कि किस 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 सर्वनाम का रूप है। तो किस बताना कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन। ठीक है, तो किस प्रश्नवाचक सर्वनाम का रूप है, इसका मूल रूप कौन या क्या होता है,
इसका प्रयोग एकवचन के रूप में किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है सब पेड़ में सब कैसा विशेषण है। सब पेड़ में, तो आप सब पेड़ में, आपको सब से ये नहीं पता चल पा रहा कि कितने पेड़ हैं, बस आपने कह दिया सब, तो आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर निश्चित नहीं है कुछ भी चीज़, परिमाण की बात यहाँ हो नहीं रही और यहाँ गुण होगा नहीं। ठीक है, तो सब पेड़ में सब शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इससे पेड़ों की किसी निश्चित संख्या का या मात्रा का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। बोलता है कि निम्न में सहकर्मक धातु है, तो सहकर्मक धातु कौन सा है। बंधना, मरना, पिटना या पाटना। तो ऑप्शन नंबर डी पाटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाटना सहकर्मक धातु क्रिया है। सहकर्मक धातु सहकर्मक क्रिया की इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सहकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे पाटना, लिखना, खाना, पढ़ना आदि। तो यहाँ ये बता रखा है कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, आपके सहकर्मक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। बोलता है लड़का उठकर भागने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे आप बताना है कि क्रिया की विशेषता जो बताता है शब्द वो होता है आपका क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी मेरी, भागना। और भागना कैसा है, उठकर। तो भागना किस तरह हो रहा है, उठकर। तो यहाँ पे मेरा जो शब्द हो जाएगा उठकर ही हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। उठकर ही मेरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो उठकर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। बोलता है कि नाविक का संधि विच्छेद होगा। तो नाविक का यानी कि यहाँ पर अगर देखोगे आपने, अगर संधि पढ़ी होगी ध्यान से, तो आपको ये देखते ही पता चल गया होगा ये अयादी संधि का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे 9 + 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 9 + 1। यहाँ पे इन्होंने इसका एक्सप्लेन भी कर रखा है। नाविक का संधि विच्छेद 9 + 1 होगा। यहाँ स्वर संधि के अंतर्गत अयादी स्वर संधि का नियम लागू होता है, जहाँ ओ + ई अब + ई यानी कि आ भी हो जाता है, यानी कि आ भी। ठीक है, तो नाभि में क्या हो रहा है, आ + बी यही हो रहा है, तो इसलिए ही अयादी का संधि का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। बोलता है कि दशानन में कौन सा समास है। दशानन ऐसे शब्द या फिर ऐसा मतलब एक तरह का जिससे आपको किसी दूसरे मतलब किसी के जिसका कुछ मीनिंग हो। अब दशानन से किसका मीनिंग निकलता है यार, आपके रावण का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुब्री हो जाएगा। तो दशानन, दस है आनंद, जिसके अर्थात रावण में बहुब्री समास है। जिस समास में प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी अन्य तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और वह तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर क्या हो जाएगा, गणेश जी। चंद्रशेखर क्या हो जाएगा, शंकर भगवान। नीलकंठ क्या हो जाएंगे, शंकर भगवान। तो इन सब में क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। बोलता है कि अंतःकरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अंतःकरण, अंतःकरण में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंतःकरण में संस्कृत के मूल उपसर्ग अंतर का प्रयोग किया गया है, जो विसर्ग संधि के कारण विसर्ग रूप में बदल जाता है। अन्य विकल्प उपसर्ग नियमों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। बोलता है पाथे में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पाथे में हुआ आपका ए ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाथे शब्द में मूल शब्द पथ के साथ ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पथ + ए पाथे। ठीक है, इसका मीनिंग होता है पाथे का वह खाद्य सामग्री या भोजन जो कोई यात्री अपने साथ यात्रा के दौरान रास्ते में खाने के लिए बांध कर ले जाता है, उसे पाथे कहते हैं। यानी कि आप जब कहीं जाते हो तो आप साथ में कभी कभी खाना ले जाते हो, तो वो जो खाना साथ में लेके जा रहे हो तो वो होता है आपका पाथे।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, धरोहर नहीं हो जाएगा, ध्वजा नहीं होगा, धड़कन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी धन। धन को आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये एक पुल्लिंग शब्द की साउंड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। बोलता है कि लिखा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है। लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है यानी कि यहाँ पे क्रिया की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसलिए क्रिया पदबंध। लिखा जा सकता है में क्रिया पदबंध का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि क्रिया पदबंध क्या होते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक संयुक्त इकाई के रूप में मुख्य क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, नदी बहती जा रही है आदि, इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोलता है श्याम ने कहा मैं जाऊंगा। वाक्य में मैं जाऊंगा किस प्रकार का उपवाक्य है। मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे हो जाएगा आपका संज्ञा उपवाक्य। वाक्य श्याम ने कहा कि मैं जाऊंगा में मैं जाऊंगा एक संज्ञा उपवाक्य है। जब कोई आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या कर्म के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान यह है कि इसमें आश्रित उपवाक्य से पहले प्राय योजक शब्द की लगा रहता है। जैसे अरविंद ने कहा कि मैं पढ़ाई करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करने वाले हैं। सूरज निकलता है किस प्रकार का वाक्य है। सूरज निकलता है उपवाक्य है, मिश्र वाक्य है, तो ये सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य है जहाँ एक विधेय और एक विधान हो। ठीक है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य यानी कर्ता तथा केवल एक ही विधेय यानी कि मुख्य समापिका क्रिया होती है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करने वाले हैं। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो गरीबों पर दया करो हे प्रभु गलत वाक्य है। दया करो प्रभु, दया करो गरीबों पर हे प्रभु नहीं। हे प्रभु गरीबों पर दया करो, तो यही आंसर इसका ठीक हो जाएगा। हे प्रभु दया करें गरीबों पर नहीं। तो आपको पता है हे प्रभु किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में यूज़ होता है, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए थे। और हे प्रभु दया करें गरीबों पर, तो ये पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। बोलता है अन्वयन की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इप्सिता ने पुस्तक खरीदा गलत हो गया। इप्सिता ने पुस्तक खरीदी ये ठीक है। इप्सिता ने पुस्तक खरीदे नहीं। इप्सिता ने पुस्तक खरीदो नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जनरल हिंदी का सेक्शन नंबर 1 जिसमें 20 क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर 2 की, उसमें भी 20 क्वेश्चन ही पूछता है। सेक्शन नंबर 2 में आपके जो है आपका पर्यायवाची विलोम शब्द और 2 आपके अपठित गद्यांश होंगे, जिसमें से आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, यानी कि 10 नंबर आपको अपठित गद्यांश से फ्री में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है हमारा कि पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का वायुसखा, केसरी, पादप या परिंदा, तो ऑप्शन नंबर डी परिंदा। पक्षी का उपयुक्त पर्यायवाची परिंदा है। इसके अन्य पर्यायवाची निम्नवत हैं, जैसे पखेरु, शकुंत और द्विज, खग, विहग और विहग ये है। ठीक है, जबकि अन्य विकल्प इस प्रकार हैं। वायुसखा आपका आग का हो जाएगा, केसरी आपका शेर का हो जाएगा और पादप आपका हो जाएगा पेड़ का यानी कि वृक्ष का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है मरीचि, केसरी, हंस या फिर अंशुमाला, तो केसरी। केसरी किसका है आपका सिंह का यानी कि शेर का। मरीचि भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, हंस भी और अंशुमाली भी आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है मयूख किसकी पर्यायवाची है, तो मयूख है आपका ऑप्शन नंबर 1 किरण। ठीक है,
मयूख का पर्यायवाची किरण होता है। इसके अन्य प्रमुख पर्यायवाची निम्नलिखित हैं, जैसे अर्ची, कर, केतु, प्रभा, रश्मि और दीप्ति। तो मयूख आपका किरण का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बोलता है कि कृशाणु किसका पर्यायवाची है? तो कृशाणु सिंपल सा आंसर है अग्नि का, ऑप्शन नंबर सी। कृशाणु का पर्यायवाची अग्नि होता है। अग्नि के अन्य प्रमुख पर्यायवाची शब्द निम्नवत हैं, पावक, हुताशन, धूमकेतु, वैश्वानर, धनंजय, अन्नल और आदि। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। बोलता है कि अर्थ किसका पर्यायवाची नहीं है? तो अर्थ जो है आपका मतलब कारण, ठीक है, धरती का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन का मतलब भी अर्थ होता है, मतलब का अर्थ मतलब भी अर्थ ही होता है, और कारण का मतलब भी अर्थ होता है। तो अर्थ का अर्थ धन, मतलब और कारण होता है, जबकि अर्थ का पर्यायवाची धरती नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। बोलता है कि अंतर्मुखी का विलोम शब्द है। तो अंतर्मुखी का सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है कि अन्वय का विलोम होगा। तो अन्वय का विलोम होगा अनन्वय, ऑप्शन नंबर डी। द्वेष का हो जाएगा आपका प्रेम, हास का हो जाएगा आपका लाभ या फिर विकास, और यहाँ पे अन्वय का विलोम हो जाएगा अनन्वय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बोल रहा है कि आगामी किसका विलोम है? तो आगामी हो जाएगा विगत का। ठीक है, आगामी का विलोम जो हो जाएगा विगत होगा। ठीक है, ये आने वाला, और जो विगत यानी कि बीत गया, पुराना, पास्ट। आगत का होगा अनागत, प्रगामी का हो जाएगा प्रतिगामी विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। बोलता है ईश्वर विपत्ति से रक्षा करे, पंक्ति के रेखांकित शब्द का विलोम होगा। पंक्ति यानी कि यहाँ पर विपत्ति की बात कर रहे हैं, विपत्ति के नीचे रेखांकित शब्द है, मतलब जो आपका रेखांकित शब्द है वो आपका विपत्ति है। तो विपत्ति का जो पर्याय विलोम होगा वो होगा आपका संपत्ति। ठीक है, ना ही आपत्ति होगा, ना ही निष्पत्ति, ना ही प्रपत्ति। प्रस्तुत पंक्ति ईश्वर विपत्ति से रक्षा करे में रेखांकित शब्द विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति होगा, अन्य विकल्प यहाँ असंगत हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोलता है कि उद्विग्न का विलोम है। तो उद्विग्न का विलोम हो जाएगा आपका शांत। उद्विग्न मतलब उत्तेजित। ठीक है, आप भड़के हुए हो, तो जो भड़का हुआ है उसका विलोम कैसा होगा? जो शांत होगा। उद्विग्न का विलोम शब्द शांत होगा, अन्य विकल्प इस संदर्भ में असंगत हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक अपठित गद्यांश के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक भी हमारा अपठित गद्यांश है, और ये 10 नंबर आपके अपठित गद्यांश से ही आते हैं। ठीक है, एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं। भक्ति गलिक के कवि तमाम विसंगतियों से टकराते हुए ये न सिर्फ उसका प्रतिकार करते हैं बल्कि उसका समाधान भी सुझाते हैं, जो आज अधिक समीचीन है। रंग भेद, नस्ल भेद जैसे अनेक भेद जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, आज भी वर्तमान समय में व्याप्त हैं। यह कभी उस समय जाति पाति पूछे नहीं कोई, लिखकर उसका उत्तर देते हैं। कबीर का मनुष्य के धरातल पर आकर कविता करना और मानव मात्र के कल्याण की बात करना उनकी कविता का उद्देश्य रहा है। तुलसी की लोक मंगल की अवधारणा और परहित की बात आज तत्कालीन समय से ज़्यादा प्रासंगिक हो उठी है। जब इंच इंच जमीन और अपने स्वार्थ के लिए लोग भाई पुत्र पिता के संबंधों का खून कर देते हैं, तब तुलसी राम और भरत के सत्ता के तिरस्कार को केवल भातृ प्रेम कारण बताते हैं। तो ये था आपका अपठित गद्यांश। अब बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है कि गद्यांश का केंद्रीय विषय है आदिकालीन कविता, भक्तिकालीन कविता, रीतिकालीन कविता या फिर आधुनिक।
तो हमारा जो गद्यांश का जो स्टार्टिंग हुई थी वो भक्तिकालीन से हुई थी। यहाँ पे दे रखा है ना आपका भक्ति कलिक के कवि, तो हमारा ये भक्तिकालीन का जो है गद्यांश दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, कबीर हो गए, तुलसीदास हो गए, ये सारे भक्तिकालीन के ही कवि कहलाते हैं। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोलता है कि समीचीन का आशय, समीचीन होता है आपका उचित, समीचीन का वास्तविक अर्थ उचित, ठीक या तर्क संगत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, बोलता है कि प्रतिकार का आशय, प्रतिकार का आशय बताना आपको। तो प्रतिकार यानी कि आपने विरोध कर रहे हो, समर्थन भी नहीं कर रहे हो उसका, सामंजस्य भी नहीं कर रहे हो और अनुकूल भी नहीं उसकी, आप उसका प्रतिरोध कर रहे हो, प्रतिकार कर रहे हो। ठीक है, प्रतिकार का अर्थ बदला या विरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, बोलता है कि तिरस्कार का अर्थ होता है, यानी कि आपने अपमान कर दिया किसी का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, भक्तिकालीन कवियों के काव्य में किसका समर्थन है। तो भक्तिकालीन कवियों के काव्य में किसका समर्थन है आपका, ना ही रंग भेद का है, ना ही नस्ल भेद का है, ना ही जातिवाद का, ऑप्शन नंबर सी मानवतावाद की बात करी गई है। चलते हैं अपने दूसरे गद्यांश पर, पढ़ते हैं पहले। कह रहा कि सच्ची यथार्थ दृष्टि वस्तुनिष्ठ होती है, परंतु वह संकल्पनात्मक नहीं होती है। यथार्थवादी लेखक सत्य को ब्यौरेवार प्रस्तुत करता है, परंतु उसे मात्र फोटोग्राफिक नहीं बना देता। यथार्थवादी रचनाकार इस अनंत रूपात्मक जगत तथा उसके समूचे विस्तार को पैनी नज़रों से देखता है। वह व्यापक सामाजिक जीवन में प्रविष्ट होकर नाना प्रकार की स्थितियों तथा चरित्रों के से साक्षात्कार करता है। अनुभवों की एक मूल्यवान समष्टि का स्वामी बनता है, किंतु सारी बातों को फोटोग्राफिक शैली में जो का त्यों प्रस्तुत नहीं कर देता। वह सारी घटनाओं तथा पात्रों को सामाजिक जीवन से प्राप्त यथार्थ अनुभवों की खराद पर चढ़ाता है, उन्हें तराशता है, नुकीला बनाता है और अपनी कृति के अंतर्गत उनकी कलात्मक नियोजन करता है। इसलिए यथार्थ के चिंतकों ने रचनाकार की दृष्टि को पात्रों तथा परिस्थितियों के भीतर व्यंजित होने की बात कही है। तो ये था आपका गद्यांश। अब हम इसमें से करने वाले क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। बोलता है कि गद्यांश का केंद्रीय विषय है। तो गद्यांश का जो केंद्रीय विषय है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण है। जब आप पढ़ोगे गद्यांश ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 17 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है अनंत का अर्थ होता है, अनंत का होता है असीम, आपको पता ही नहीं कहाँ तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। समष्टि का आशय है, समष्टि का हो जाएगा सामूहिकता। समष्टि का आशय सामूहिकता यानी कि समग्रता से है। इसका अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था या संगठन से होता है जिसमें अनेक भिन्न भिन्न भाग समाहित होकर एक हो जाते हैं। तो यानी कि सामूहिकता की बात करता है समष्टि। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। कह रहा है कि व्यंजित का अर्थ है अभिव्यक्त, समाहित, गुप्त या रहस्य। तो अभिव्यक्त, व्यंजित में क्या करते हो आप, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि अभिव्यक्त करते हो। व्यंजित का शाब्दिक अर्थ अभिव्यक्त, व्यक्त किया हुआ अर्थ अथवा स्पष्ट रूप से दर्शाया हुआ होता है, अतः विकल्प एक ए ही सर्वाधिक उपयुक्त है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलता है कि सच्ची यथार्थवादी दृष्टि कैसी होती है, कल्पनात्मक, संकल्पनात्मक, व्यक्तिनिष्ठ या फिर वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ होती है सच्ची यथार्थवादी दृष्टिकोण, आपकी सच्ची वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होती है। गद्यांश की प्रथम पंक्ति से ही स्पष्ट है कि सच्ची यथार्थवादी दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन आपके DSSB ग्रेड 2 के 18 जुलाई 2019 को शिफ्ट 1 के पेपर के। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।